नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 22। यू विल हैव टू रीड सेक्शन 22 एंड 23 टुगेदर। इनको अगर अच्छी तरह से समझना है तो आपको सेक्शन 22 एंड 23 दीज टू सेक्शंस मस्ट बी रेड टुगेदर एज ए पेयर, ओके। And both sections are dealing with the transfer of suits from one court to another court. एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में अगर कोई सूट को ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो वो कैसे होगा, कौन सी कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जाएगी, किस टाइम पर एप्लीकेशन लगानी होगी, कौन लगा सकता है, these matters are dealt by सेक्शन 22 एंड 23 रेड टुगेदर। गॉट इट? समझ गए? समझ गए तो रेज हैंड। गुड। नाउ प्लीज सी द हेडिंग ऑफ सेक्शन 22। अगेन these two sections are important for your prelims as well as important for your mains 22 and 23rd. How these are important in your mains? Because practical problem can be given in your DGS or Haryana type of exams. Got it? Now please see this. Section 22 की heading देखिए, power to transfer suits. Which power? Power to transfer suits. Which suits? Which may be instituted in more than one court. ऐसे सूट जो कि एक से अधिक कोर्ट में इंस्टीट्यूट किए जा सकते हैं, यानी कि ऐसे वाद जो एक से अधिक न्यायालयों में संस्थापित किए जा सकते हैं। सूट्स विच कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट्स, आपने अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने अप टू 20, सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 17, सेक्शन 18। दीज सेक्शंस डील विद द मैटर्स इन विच सूट्स कैन बी फाइल्ड एज पर द डिस्क्रेशन ऑफ द प्लेंटिफ इन वन और अदर कोर्ट। है कि नहीं है? इन केस ऑफ 19 एंड 20 वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज or where the defendant resides or carries on business or personally works for gain। है कि नहीं है ऐसा? तो सेक्शन 22 जनरल ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा, उन्हीं सूट्स की बात कर रहा है वेयर देयर इज ए सूट्स विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। यू गॉट इट? तो प्लीज दीज फ्रेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग करके दिखाए मैंने आपको, इसलिए क्योंकि प्रीलिम्स में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, हेडिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड प्लीज ये जो विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट, ये नहीं भूलेंगे आप। चले बढ़े आगे को, लेट्स सी। तो टू अंडरस्टैंड दिस सेक्शन इन ए बेटर वे, प्लीज सी दिस इलस्ट्रेशन।
We have read this illustration in section 20 as well. What it is? A is a tradesman in Calcutta. A कलकत्ता में एक व्यापारी है. B carries on business in Delhi. B दिल्ली में व्यापार करता है. A कलकत्ता में और B व्यापार करता है दिल्ली में. What he does? B does what? B by his agent in Calcutta. B का एक एजेंट है कलकत्ता में. Buys goods of A. A के गुड्स खरीद लेता है. जो जिन वस्तुओं में A व्यापार कर रहा है वो वस्तुएं B खरीदता है. कैसे खरीदता है? थ्रू हिज एजेंट खरीदता है. एंड रिक्वेस्ट A टू डिलीवर दैम टू ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी. और उससे ये रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है A से कि भाई ये जो चीजें मैंने आपसे खरीदी हैं आप इनको अमुक रेलवे कंपनी को डिलीवर कर दीजिए. अकॉर्डिंगली A डिलीवर्स द गुड्स अकॉर्डिंगली इन कलकत्ता. तो A ने वही गुड्स को कलकत्ता में डिलीवर कर दिया. नाउ यू सी हियर ऑल द ट्रांजैक्शन हैपेंड इन कलकत्ता. इफ द हु इज बाउंड टू पे? B इज बाउंड टू पे टू A. क्योंकि उसने A से चीजें खरीदी हैं इसलिए B की ड्यूटी बनती है कि वो उन वस्तुओं का उसको मूल्य दे. B is duty bound to pay for the goods which he has purchased from A. And if he doesn't pay, it means then A has a right to sue him. A has a right to sue B. अगर वो B पैसे नहीं देता है, मूल्य नहीं देता है उन वस्तुओं का, तो A को यह अधिकार मिल जाता है कि वो B को सू करे, B पर वाद लेकर के आए. समझे आप? नाउ सिचुएशन हैज अराइजन. नाउ पेमेंट नहीं हुआ तो अब यह देखा जाएगा कि वेयर ए शुड फाइल द सूट. वेयर ए शुड फाइल द सूट. नाउ इन दिस केस कॉज ऑफ एक्शन अरोज इन कैलकाटा. तो इट इज द फर्स्ट चॉइस, वन चॉइस. ही कैन ब्रिंग द केस वेयर कॉज ऑफ एक्शन अरोज. इट इज इन कैलकाटा बिकॉज गुड्स वर डिलीवर्ड हेयर, गुड्स वर बॉट हेयर, गुड्स वर डिलीवर्ड हेयर. सो होल ऑफ द ट्रांजेक्शन was happened in Calcutta. Therefore, cause of action arose in Calcutta. You got it? Now, defendant carries on business in Delhi. This should be Delhi. Got it? So, this is the another option for plaintiff. He can bring the suit as well as in Delhi. So, in this case, in this matter, plaintiff can bring suit in more than two courts. He can bring suit in Calcutta as well as he can bring suit in Delhi. समझे आप? Who is the plaintiff here? A is a tradesman in Calcutta. He is the plaintiff. Now he can file suit either in Delhi where defendant carries on business or at Calcutta where cause of action arose. I hope this is very much clear to you now. Now section 22 की definition है, heading है. अब देखिए आप, पावर टू ट्रांसफर सूट्स विच मे बी इंस्टीट्यूटेड. इसको ऐसे करते हैं, ये लीजिए. सूट्स विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट एज इन दिस एग्जाम्पल. सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट मीन्स व्हाट? ही कैन इंस्टीट्यूट द सूट इन दिल्ली एज वेल एज ही कैन इंस्टीट्यूट द सूट इन कैलकाटा. तो दिस इज अ फिट इलस्ट्रेशन टू एक्सप्लेन दिस सेक्शन 22. गॉट इट? लेट्स रीड द direct language of section 22 now. Where a suit may be instituted in any one of two or more courts and is instituted in one of such courts. दो या दो से अधिक में से किसी एक कोर्ट में वाद को संस्थापित कर सकते थे और कर भी दिया गया. एक कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर दिया गया. ठीक, जैसे ये where a suit may be instituted in any one of two or more courts, like in 17, 18, 19 and 20 you have choice, and is instituted in one of such courts. Suppose Delhi और Calcutta में choice थी, तो you instituted suit in Delhi और you instituted suit in Calcutta. किसी एक कोर्ट में आपने सूट को इंस्टीट्यूट कर दिया. Then क्या हो सकता है? Then any defendant after notice to other parties may apply to have the suit transferred to another court.
अगर सूट आपने इंस्टीट्यूट कर दिया तो डिफेंडेंट कहां रहता है हमारे लेजिस्लेशन में? वो रहता है दिल्ली में, कैरीज ऑन बिजनेस इन दिल्ली, है ना। अब ऐसा मान लीजिए आप कि सूट फाइल हुआ कलकत्ता में और उसको ट्रांसफर कराना है अपने दिल्ली में, ठीक है ना। सूट जो प्लेंटिफ है उसको सूट कौन सी जगह करती है? कलकत्ता, जहां पे काम करता है वो, तो वो तो अपनी कन्वीनियंस से फाइल करेगा सूट कलकत्ता में। दिक्कत किसको होगी? डिफेंडेंट को होगी, क्योंकि वो कहां रहता है, बिजनेस कहां करता है, दिल्ली में। तो वो क्या चाहेगा कि सूट मेरा ट्रांसफर कलकत्ता से ना होकर के यहां पर चले, दिल्ली में चले, सही है। तो 22 में जाना पड़ेगा उसको। देन ही विल हैव टू टेक द रिकोर्स ऑफ सेक्शन 22 विच सेज दिस, where a suit may be instituted in any one of two or more courts and is instituted in one of such courts, then any defendant, yellow वाला पढ़ गया आप केवल, any defendant may apply to have the suit transferred to other court। कोई भी डिफेंडेंट उस सूट को ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई कर सकता है, सही है। इट मीन्स व्हाट? Section 22 gives the right to apply for the transfer of suit। समझ में बात नहीं? अगर ये बात समझ में आ गई तो रेज हैंड प्लीज यहां तक। Section 22 gives you right to apply for transfer of suit। कब? लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? After notice to the other parties। If you are a defendant and you want to get your case transferred, then for that purpose you will have to give notice to the other parties। और कब? At the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement। ये टाइम वाली बात हो गई। ये दूसरा प्रोसीजर हो गया, नोटिस देना पड़ेगा। अब इसको आप इस स्लाइड में देखो, आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। देखिए सिचुएशन ये है, दिस पॉकेट डिमॉन्स्ट्रेट द सिचुएशन। सर्कमस्टेंसेस क्या है? क्या सर्कमस्टेंसेस हैं? एक सूट है जिसको दो या दो से अधिक जगह इंस्टीट्यूट किया जा सकता है और उनमें से एक को प्लेंटिफ ने चूज कर लिया। वेयर ए प्लेंटिफ मे बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी वन ऑफ टू और मोर कोर्ट्स एंड इज इंस्टीट्यूटेड इन वन ऑफ सच कोर्ट। ये बात समझ में आ गई? अगर ऐसा होगा तब क्या होगा? दिस एनी डिफेंडेंट मे अप्लाई टू हैव द सूट ट्रांसफर टू अनदर कोर्ट। अगर ये होगा तो डिफेंडेंट गेट्स द राइट एटलीस्ट टू अप्लाई फॉर द ट्रांसफर। लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा डिफेंडेंट को? आफ्टर नोटिस टू अदर पार्टीज, दूसरी पार्टीज को नोटिस देना पड़ेगा कि आई एम अप्लाइंग फॉर ट्रांसफर ऑफ सूट, सो दैट कोर्ट के सामने सभी पार्टीज अपना पक्ष रख सकें। नोटिस देने का पर्पज ये होता है, अगर मैं डिफेंडेंट हूं और मैं अपने केस को कलकत्ता से दिल्ली लेकर आना चाहता हूं, तो जितनी पार्टीज टू द सूट है उनको नोटिस दूंगा ताकि वो भी कोर्ट के सामने अपना अपना पक्ष रख सकें कि सूट ट्रांसफर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अरे समझ में? सेकंड बात क्या है? व्हाट शुड बी द टाइमिंग्स। टाइमिंग्स कौन से? एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, एट द अर्लीस्ट possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement। ये हमने पहले भी लाइन पढ़ी हुई है, एक दो बार ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को। तो दो बातें हो गई कि उसको क्या टू कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी डिफेंडेंट को। अगर सूट को ट्रांसफर कराना है तो दीज आर टू कंडीशंस। फर्स्ट, नोटिस टू दी अदर पार्टीज। ये बात समझ में आ गई? और टाइम कौन सा होगा? यथासंभव, एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। जैसे ही उसको सबसे पहला जो अवसर मिलता है, सबसे पहले अवसर में उसको ट्रांसफर एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? रेज हैंड अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज। अब मान लीजिए प्लेंटिफ इसमें ऑब्जेक्शन करता है, अभी उसी पर आ रहे हैं। ये नोटिस टू दी अदर पार्टीज का ही मतलब है कि इंक्लूडिंग प्लेंटिफ। प्लेंटिफ भी ऑब्जेक्ट करेगा, हो सकता है अगर एक से अधिक डिफेंडेंट तो वो भी ऑब्जेक्शन करें। तो सेक्शन 22 ये नहीं कहता कि ट्रांसफर हो ही जाएगा। सेक्शन 22 ये कहता है कि यू कैन अप्लाई फॉर द ट्रांसफर। सेक्शन 22 ये नहीं कहता कि जस्ट बिकॉज डिफेंडेंट मे अप्लाई देयरफॉर इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू अलाउ दिस एप्लीकेशन। नो, दिस गिव्स यू राइट एज ए डिफेंडेंट
यू कैन अप्लाई फॉर द ट्रांसफर ऑफ सूट। समझे नहीं समझे आप लोग? ये यहां का मतलब ये नहीं है कि सूट ट्रांसफर हो गया। आगे बढ़ते देखिए, तो टू कंडीशंस कौन सी सेटिस्फाई होनी चाहिए? नोटिस देना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट होने चाहिए। आपको बात समझ आ रही है? अब अगर ऐसा हो जाता है तब कोर्ट क्या करेगी? देखिए, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस बेयर एक्ट एंड द कोर्ट टू विच सच एप्लीकेशन इज मेड। जिस कोर्ट को ऐसी एप्लीकेशन दी गई है, आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शंस ऑफ अदर पार्टीज, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शंस ऑफ अदर पार्टीज शैल डिटरमाइन इन विच ऑफ द सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिसडिक्शन द सूट शैल प्रोसीड। कोर्ट यह डिटरमाइन करेगी, निर्धारित करेगी कि कौन सी कोर्ट में यह मुकदमा अब चलना चाहिए। ये बेरेक लैंग्वेज है और ये स्लाइड है फॉर यू, इससे आप समझ जाएंगे। आपके हाथ में पेन है, कॉपी होनी चाहिए, जो काम की बात लगे उसे आप नोट डाउन भी किया कीजिए। स्लाइड्स बना के लाता हूं ताकि ऐसी स्लाइड को फटाफट आप स्केच कर लें, उससे आपको समझ में आएगा। आपको जज बनाने की जिम्मेदारी सारी मेरी नहीं है, आप लोगों के पास खुद भी है ना। अब देखिए क्या हो, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर किसको लगी? कोर्ट को। कोर्ट क्या करेगी? पहले कोर्ट विल कंसिडर द ऑब्जेक्शंस ऑफ द अदर पार्टीज। जो अदर पार्टीज हैं, अदर पार्टीज मींस पार्टीज अदर देन सीकिंग द ट्रांसफर। अदर पार्टीज मींस द पार्टी विच इज अदर देन द सीकिंग ट्रांसफर, यानी कि मैं अगर ट्रांसफर सीक कर रहा हूं तो मुझसे अलग जो लोग हैं जिनको नोटिस दिया गया है उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। तो पहला काम कोर्ट क्या करेगी? ये करेगी, कंसिडर द ऑब्जेक्शंस ऑफ द अदर पार्टीज एंड उसके बाद देन डिटरमाइन इन विच ऑफ द सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिसडिक्शन द सूट शैल प्रोसीड, कि कौन सी कोर्ट में यह मुकदमा अब चलना चाहिए। तो इट्स वेरी प्लेन नाउ। पहली बात, पहला क्वेश्चन क्या था? सेक्शन कौन सा था? 22 था। कौन से सूट के ट्रांसफर की बात चल रही है? व्हेन सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट्स एंड सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन वन ऑफ सच कोर्ट्स, देन who can apply for the transfer? Defendant. What will have to do? He will have to meet two conditions. These are two conditions: notice to the other parties and time should be at the earliest possible opportunity. ठीक है, ये होना चाहिए। और जिन केसेस में इश्यूज का सेटलमेंट होता है तो एट और बिफोर सच सेटलमेंट होना चाहिए। अब डिफेंडेंट ने काम कर दिया, तो फिर क्या करेगी आगे कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट विल डिटरमाइन द ऑब्जेक्शंस ऑफ द पार्टीज एंड देन कोर्ट विल डिटरमाइन कि इन विच दिस कोर्ट शैल प्रोसीड। तो देखो, तीन पक्षकार हुए इसके, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट और कोर्ट। सही है। शुरुआत होती है प्लेंटिफ से। प्लेंटिफ ने क्या किया? प्लेंटिफ की चॉइस थी कि मैं कलकत्ता फाइल करूं केस को, दिल्ली में करूं या किसी और जगह करूं। ही वॉज हैविंग चॉइस, तो ही एक्सरसाइज्ड हिज डिस्क्रेशन और उसमें से उसने एक जगह को चुन लिया। सपोज कीजिए उसने कलकत्ता को चुन लिया। नाउ वर्क ऑफ प्लेंटिफ इज ओवर, ही हैज फाइल्ड द केस, ही हैज इंस्टीट्यूटेड हिज केस इन कलकत्ता। नाउ सेकंड पार्टी काम आता है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को लगता है कि मेरे लिए इनकन्वीनियंट हो जाएगा, मुझे कलकत्ता में जाकर के अपने सूट को डिफेंड करना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो therefore he sees the CPC. Now he finds out that there is section 22 जो उसकी हेल्प कर सकता है। सेक्शन 22 में क्या करेगा फिर डिफेंडेंट? वो नोटिस देगा अदर पार्टीज को और कोर्ट में अप्लाई करेगा किसके लिए? फॉर ट्रांसफर ऑफ द सूट। लेकिन क्या ध्यान रखेगा? इट शुड बी एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, ओके, एंड वेयर द इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट। ये काम हो गया डिफेंडेंट का। पार्टी प्लेंटिफ का रोल खत्म, डिफेंडेंट का रोल खत्म। अब किसका रोल शुरू हो जाएगा? कोर्ट का। कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट के सामने क्या हुआ? अब कोर्ट के सामने एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर भी आ गई। कोर्ट के सामने जो अदर पार्टीज है जिनको नोटिस दिया गया था उनके ऑब्जेक्शंस भी आ गए। नाउ कोर्ट विल कंसिडर द ऑब्जेक्शंस ऑफ अदर पार्टीज एंड विल पास एन ऑर्डर ऑन द ट्रांसफर एप्लीकेशन। कोर्ट ये निर्धारित करेगी, डिटरमाइन करेगी कि ये केस कौन सी कोर्ट में चलना चाहिए।
अब क्वेश्चन यहां पर यह रह गया कि किस कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी, कौन सी कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी, उसका जवाब आपको मिलेगा सेक्शन 23 में जाकर के। जो ट्रांसफर एप्लीकेशन है ये कौन सी कोर्ट में लगेगी, उसका जवाब हमें मिलता है सेक्शन 23 में। तो प्लीज गो टू सेक्शन 23। हेडिंग देखिए क्या है, टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, कौन सी कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी, है ना, कौन सी कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी, पढ़ते हैं। सी दिस साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे पहले ही कहा था यू शुड रीड सेक्शन 22 एंड 23 टुगेदर। सेक्शन 22 सेज व्हाट, कि डिफेंडेंट कैन अप्लाई फॉर द ट्रांसफर ऑफ सूट, है कि नहीं है, बट कहां पर अप्लाई करेगा, कौन सी कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी, वो निर्धारित करेगा आपका सेक्शन 23। केवल 22 आपने पढ़ा तो आप कभी एप्लीकेशन लगा ही नहीं पाएंगे। इफ यू आर ए डिफेंडेंट एंड इफ यू रीड ओनली सेक्शन 22 तो आप कौन सी कोर्ट में जाएंगे ये नहीं चलेगा पता आपको। फॉर दैट पर्पज यू विल हैव टू रीड सेक्शन 23। ये समझ में आया, रेज हैंड अगर आ गया हो समझ में तो। चलिए अब देखिए क्या है, वेयर द सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिडिक्शन आर सबऑर्डिनेट टू द सेम अपीलेट कोर्ट। अब हमें देयर में भी थ्री डिफरेंट कंटिंजेंसीज, तीन अलग अलग, देयर आर थ्री डिफरेंट सिचुएशंस। पहली क्या हो सकती है, सेवरल कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू सेम अपीलेट कोर्ट, ऐसे समझिए आप। दिस इज C1 कोर्ट and this is C2 court. Plaintiff was having choice to file suit either in C1 or in C2, but both these two courts are subordinate to same appellate court. समझे सिचुएशन को। फॉर एग्जाम्पल कि दोनों ही कड़कड़ुमा कोर्ट में हैं, तो इनकी जो अपीलेट कोर्ट हो गई वो हो गए वहां के डिस्ट्रिक्ट जज साहब। तो वहां के जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब हुए उन दोनों की ही सबऑर्डिनेट में दोनों ही कोर्ट आ गई, C1 भी और C2 भी। दीज टू कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू सेम अपीलेट कोर्ट। सही में समझे नहीं समझे आप ये। इन दैट केस क्या होगा, एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22 शैल बी मेड टू दिस अपीलेट कोर्ट। सेक्शन 22 की जो एप्लीकेशन है वो इस अपीलेट कोर्ट में लगाई जा सकती है, जिस अपीलेट कोर्ट की वो सबऑर्डिनेट है। कर लेंगे नहीं कर लेंगे आप लोग ये, हाँ है ना, बोलो। सेकंड सिचुएशन, चलिए सेकंड चॉइस पे चलते हैं हम लोग, है ना, ठीक। सेकंड इज दिस, वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट अपीलेट कोर्ट्स। पहली सिचुएशन कौन सी थी, दे वर सबऑर्डिनेट टू सेम अपीलेट कोर्ट। नाउ दीज आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट अपीलेट कोर्ट्स लाइक दिस, लेकिन क्या, बट टू द सेम हाई कोर्ट। दो बातें कैसे इसमें देखिए आप लोग। Now court C1, suppose this is Tisari court, it is subordinate to this appellate court shown in pink color. This is appellate court 1. Second court is suppose Rohini court, it is इसकी appellate authority होगी दूसरी हो गई। अब तो C1 is subordinate to this appellate court and C2 is subordinate to this appellate court. दोनों की ही जो अपीलेट कोर्ट है वो अब अलग अलग हो गई। दोनों ही कोर्ट डिफरेंट कोर्ट्स की सबऑर्डिनेट हैं, लेकिन ये दोनों ही सेम हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट हैं। जैसे कि इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट। तो ये हुआ आपका तीसरी के डिस्ट्रिक्ट जज साहब, ये हुए रोहिणी के डिस्ट्रिक्ट जज साहब, और ये हो गई कोर्ट दिल्ली के हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के दोनों ही सबऑर्डिनेट हुए अब, तीसरी के डिस्ट्रिक्ट जज साहब और रोहिणी के जज साहब भी। लेकिन ये C1 C2 इनके सबऑर्डिनेट अलग अलग, इनके जो सीनियर कोर्ट है वो भी अलग अलग हो गई। समझ में आई बात। अब लैंग्वेज पढ़िए दोबारा, अब समझ में आएगा आपको। वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट अपीलेट कोर्ट्स बट टू द सेम हाई कोर्ट। अब मीनिंग समझ में आया इसका। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये देख रहे हैं कि आप डिफेंडेंट हैं एंड यू वांट टू गेट योर केस ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट। ये टास्क है आपका कि मुझे ट्रांसफर एप्लीकेशन लगानी है,
नाउ यू आर इन सर्च ऑफ कि आपको कौन सी कोर्ट में लगाना है, वो मेरी ट्रांसफर एप्लीकेशन कौन सी कोर्ट में जाए, सही है। अब सिचुएशन ये है कि जो दो अलग अलग कोर्ट थी, आपके पास सिचुएशन थी कि आप वो जो प्लेंटिफ था C1 में इंस्टीट्यूट कर सकता था केस या C2 में भी कर सकता था, बट ही फाइल्ड द केस इन C1। प्लेंटिफ ने 30,000 कोर्ट यानी कि C1 कोर्ट में अपना सूट फाइल किया, ठीक है, बट यू वांट टू गेट इट ट्रांसफर्ड फ्रॉम C1 टू C2, गॉट इट। अब वो एप्लीकेशन में कहां लगाऊं, C1 C2 में लगाऊं या फिर इनके अपीलेट अथॉरिटी में लगाऊं या फिर मैं हाई कोर्ट में लगाऊं, आपको नहीं पता। अब सिचुएशन यहां पर क्या है, सेकंड नंबर सिचुएशन में क्या है कि C1 इसकी सबऑर्डिनेट है और इसकी सबऑर्डिनेट अलग है, मतलब दोनों की, ये देखो ये वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट अपीलेट कोर्ट्स, ये बात समझ में आ गई नहीं आगे भी है। C1 एंड C2 आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट अपीलेट कोर्ट्स, ये डिफरेंट अपीलेट कोर्ट्स हो गई। A1 इसको मैं ऐसा कहता हूं, चलिए A1 A2, C1 is subordinate to A1 and C2 is subordinate to A2, ठीक। इन दिस केस बट बोथ A1 एंड A2 दोनों ही अपीलेट कोर्ट सेम हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट है, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट है यहां पर। तो ये लाइन आपको समझ में देनी चाहिए, वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट अपीलेट कोर्ट्स, है ना, बट टू द सेम हाई कोर्ट। हाई बस में नहीं अभी। in that case application of transfer will be made to the high court. An application under section 222 shall be filed under to the high court. हाई कोर्ट पे जाए। अब ये हाई कोर्ट के, ये मैं सोचिए कि CJI वो सबका आपका मतलब नहीं है इसमें, आपको सिर्फ देखना है कि हाई कोर्ट पे जाएगी वहां पर अभी है, सही है। नाउ कम टू थर्ड सिचुएशन। वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट्स। अब हाई कोर्ट्स भी डिफरेंट हो गई यहां पर। अब थर्ड सिचुएशन में देखिए, पहले क्या था, सेम अपीलेट कोर्ट थी पहली चॉइस में, है ना, सबसे पहले उसमें देखिए पहली जो सबसे पहला जो ऑप्शन था क्या था, व्हेन द C1 एंड C2 वर सबऑर्डिनेट टू सेम अपीलेट कोर्ट, हमने यहां लगाया, अपीलेट कोर्ट में लगाया। सिचुएशन चेंज हो गई। सेकंड सिचुएशन ये थी, व्हेन दे आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट अपीलेट कोर्ट्स बट टू द सेम हाई कोर्ट, देन एप्लीकेशन विल बी मेड टू हाई कोर्ट। एंड थर्ड सिचुएशन इज दिस, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिम्स में कि अपीलेट कोर्ट अलग अलग हैं, तो ट्रांसफर एप्लीकेशन कौन सी कोर्ट में लगेगी। तो आपको समझना, मैं इसलिए समझा रहा हूं बारीकी बार बार अलग अलग स्लाइड बना करके, ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए। बहुत छोटी चीज है, मुश्किल चीज भी नहीं है ये। थर्ड, नाउ व्हेन सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट्स, फॉर एग्जांपल ये देखिए, C1 इज तीस हजारी कोर्ट एंड C2 इज कैलकाटा कोर्ट। तीस हजारी कोर्ट इट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट नंबर 1 दिल्ली हाई कोर्ट एंड C2 इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट नंबर 2 यानी कैलकाटा हाई कोर्ट। Now these different courts are subordinate to different high courts. समझे नहीं यह बात। तो ये दिस इज थर्ड सिचुएशन, where such courts are subordinate to the different high courts. सही है। ऐसी स्थिति में फिर हम कहां पर ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाएं? जवाब है आपका ये, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द हाई कोर्ट। इन हाई कोर्ट्स में से उस हाई कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगाएंगे विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट इज सिचुएट। जिस कोर्ट में आपने वो सूट फाइल किया है, वो कोर्ट कौन सी हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट है, उस हाई कोर्ट में आप अपनी ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाएंगे। अब देखिए ऐसे समझिए इसमें क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट, आपने सूट फाइल किया 30,000 कोर्ट में। आपने सूट कहां फाइल किया? 30,000 कोर्ट में, विच इज सबऑर्डिनेट टू दिल्ली हाई कोर्ट। देयरफॉर ट्रांसफर एप्लीकेशन विल आल्सो बी फाइल्ड इन द दिल्ली हाई कोर्ट। क्यों होगा? बहुत प्रैक्टिकल
बहुत लॉजिक बात है। अब क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट में वो सूट फाइल है, तो नाउ हाई कोर्ट के लिए इजी है, वो अपना पूरा केस विड्रॉ कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भी इसमें मामला क्या है, क्यों ट्रांसफर कराया जा रहा है। तो यहीं की हाई कोर्ट विल डिसाइड अबाउट द दैट ट्रांसफर एप्लीकेशन। तो ये हुआ आपका। अब क्वेश्चन देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। Where the several courts having jurisdiction are subordinate to same appellate authority, same appellate court. Where several courts having jurisdiction are subordinate to same appellate court, an application for transfer under section 22 shall be made to appellate court. समझ में नहीं मतलब कोई ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे देखो, where several courts having jurisdiction are subordinate to different appellate courts but to the same high court. हाई कोर्ट, ओके। तो दिस इज 22 एंड 23। 22 में क्वेश्चन दिखाता हूं आपको कैसे आएंगे। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द सीपीसी डील्स विद द पावर टू ट्रांसफर सूट्स। सेक्शन 22, समझे आप। तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए और जो बेरेट की लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हो गए आपके, कर लेंगे आप लोग। अभी बहुत सिंपल सी बात है, 22 को 23 को एक साथ पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए साहब, सो आई इनवाइट योर क्वेश्चंस नाउ। थैंक यू। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज प्रेस द बटन ऑफ लाइक। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हमें समझ में आएगा कि आपने हमारा वीडियो देखा और आपको पसंद आया। ऐसा करने से वी विल बी मोटिवेटेड कि हम आपको और अच्छे वीडियोस बना के भेजें। तो प्लीज प्रेस द बटन ऑफ लाइक ऑन द यूट्यूब चैनल। सेकेंडली, आप चाहते हैं कि नया वीडियो आने का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, आप नोटिफाई हो जाएं, आप इन्फॉर्म हो जाएं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं उसका फायदा आपको ये होगा कि जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक आएगा और आप रियल टाइम में उस वीडियो को देख पाएंगे। थर्डली, अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट टू अवेल ऑनलाइन कोचिंग फ्रॉम अस, आपको पसंद आती है हमारी वीडियोस और आपको लगता है कि हम आपको वो क्वालिटी कंटेंट दे सकते हैं, तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर 9205988280। हमारे एग्जीक्यूटिव आपको डिटेल्स दे देंगे, कितनी फीस स्ट्रक्चर है, कितना टेन्योर है, वॉट एवर डिटेल्स यू वांट दैट विल बी गिवन टू यू। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोस। थैंक यू। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।